द वेस्टलैंड 20वीं सदी की सबसे इंपॉर्टेंट पोएम, कॉम्प्लेक्स भी है लेकिन विद्यार्थियों को, खासतौर से वो जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, उनको एक कॉम्प्लेक्स लगी, उनको अनइम्पॉर्टेंट लगी और बहुत सारे विद्यार्थियों ने लगभग इसको पढ़ा भी नहीं। और कमाल क्या होता है कि जहां से पीजी लेवल का ये टॉपिक है, जहां से 2 सवाल पूछे जाने थे, इससे सवाल पूछ लिए जाते हैं 10, यानी कितने नंबर के? 20 नंबर के। छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ वो देखिएगा, लेकिन पहले सबूत इसका देख लीजिए। देखिए सवाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सवाल अकेले वेस्टलैंड से सवाल पूछे गए हैं। क्यों होता है ये देखिएगा। स्कूल एजुकेशन का, इंग्लिश का फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है, लास्ट में एग्जामिनेशन स्कीम दे रखी है और बड़ी चालाकी से लिखा है कि 300 नंबर का पेपर होगा। 300 का ही हुआ था भाई। ठीक है, सवाल आएंगे 150, बिल्कुल 150 ही आए थे। लेकिन यहां पर देखिएगा सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल और आपका आईसीटी, पेडागोजी और साइकोलॉजी, ये वाला पोर्शन किसमें से कितना अंक भार होगा, जो कि पहले बताया जाता था इस तरह से कि सीनियर सेकेंडरी लेवल 110, ग्रेजुएशन लेवल 110, पीजी लेवल 20 और आपका आईसीटी, पेडागोजी और साइकोलॉजी 60, इस तरह से बताया जाता था। तो अगले ने क्या किया, बड़ी चतुराई से जब सिलेबस इश्यू किया तो सिलेबस में ये तो लिखा कि 300 नंबर होंगे, 150 सवाल होंगे। ये वाला जो पोर्शन जो था ना, ठीक है, जहां अंक विभाजन होता है, उसको हटा दिया। यानी एक तरह से एग्जामिनर को या आप यो कहिए आपके पेपर सेटर को एक छूट दे दी कि आप खेलिए, खुले मैदान में खेलिए। ठीक है, जो मर्जी आए, जहां से आपको जैसा लगे उठा उठा के सवाल दीजिए। तो अगले ने क्या किया, ग्रामर में से थोड़े से सवाल दिए और लिटरेचर वाले पोर्शन में से भर भर के सवाल दिए, जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। और वो विद्यार्थी जो ये सोच रहे थे कि वेस्टलैंड पीजी वाले पोर्शन से है, जहां से मात्र 10 सवाल आते हैं कुल मिला के, और वेस्टलैंड से सिर्फ 2 सवाल आते हैं, उनके साथ क्या हुआ, उनको मिल गया छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इसीलिए आया हूं सावधान करने के लिए कि इस मुगालते मत रहिएगा कि 2 सवाल आएंगे, नहीं, 10 सवाल अब की बार आ चुके हैं। इसी तरह से बर्थडे पार्टी से भी 10 सवाल आए थे, वहां से भी 2 ही सवाल आने थे, लेकिन यहां पर 10 सवाल। और कुल मिला के पूरे पीजी लेवल से जहां आपको सिर्फ 10 सवाल आने थे, कितने सवाल, 10 सवाल यानी 20 नंबर के। अगले ने कितने सवाल पूछ लिए, 30 सवाल यानी 60 नंबर के सवाल जो है यहां से पूछ लिए। तो इसलिए फिर से कहने आया हूं, सावधान सावधान सावधान। और यदि आपको सफलता चाहिए तो पहले सावधान हो जाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हमने ये जो कोर्स तैयार किया है, ठीक है, इसी बात को ध्यान में रख करके तैयार किया है। यहां से एक भी सिंगल क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा। ईच एंड एवरी डिटेल जो है आपको इस वीडियो में मिलेगी, हर टॉपिक में मिलेगी आपको। केवल मैं इसी टॉपिक की बात नहीं कर रहा, हर टॉपिक में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। द वेस्टलैंड जो लिखी है टीएस इलियट ने। टीएस इलियट का जन्म 1888 में होता है, मौत 1965 में होती है। यहां से सीधा एक सवाल, ये कौन से जमाने के पोएट हैं? ये मॉडर्न जमाने के पोएट हैं। इस समय कालखंड के अनुसार यही बात कही जाएगी, इस पर भी प्रश्न पूछा गया है। चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट में ही ले लेते हैं। तो यहां पर अपन जान रहे हैं इनके लाइफ बैकग्राउंड के बारे में, और अभी जो मैं बात छोड़ के आया हूं उसको यहां पर मैं पूरी करूंगा। पहले देखिएगा इनका पूरा नाम क्या है, टॉमस। इसको कभी थॉमस मत पढ़िएगा, टॉमस। टॉमस स्टर्न इलियट, टॉमस का टी, स्टर्न का एस, और ये आपका इलियट, टीएस इलियट। तो अक्सर इनको हम टीएस इलियट नाम से ही जानते हैं। पूरा नाम इनका टॉमस स्टर्न इलियट है। 1888 और 1965 इस जमाने के जो पोइट हैं वो कहलाते हैं मॉडर्न पोइट। तो ये क्या है, आपके मॉडर्न पोइट हैं। इस पर भी सवाल पूछा गया है, ये देखो आरपीएससी 2022 ने पूछा है। सवाल क्या पूछा था कि टीएस इलियट वाज ए, टीएस इलियट थे, क्या थे, रोमांटिक पोइट थे क्या? नहीं भैया, रोमांटिक पोइट नहीं थे। ठीक है, फिर नियो क्लासिकल पोइट थे क्या? नहीं थे। विक्टोरियन एज के पोइट थे क्या? नहीं थे। तो कौन से थे? मॉडर्निस्ट पोइट थे। सीधा सीधा। पोएम अभी अपन ने स्टार्ट नहीं करी है,
उससे पहले ही सवाल जो है शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर ही ऐसा टीएस एलियट, और इसकी पोएम ही ऐसी है जिसको 20वीं सदी की सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सरल भाषा में कहूं सबसे टफ पोएम कहा गया भाई। और इस पोएम की हर एक पंक्ति से सवाल खड़ा होता है, ठीक है। तो उसी अंदाज में हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। बर्थ जो है, पहले प्रोफेशन की बात करते हैं। मॉडर्न पोइट है, प्ले राइट यानी नाटककार हैं, क्रिटिक हैं, और साथ में पब्लिशर भी हैं। फेबर एंड फेबर पब्लिकेशन जो है उनसे जुड़े हुए। जन्म होता है 26 सितंबर 1888 को सेंट लुई मिसूरी, जो कि यूएसए के हैं, यानी ये अमेरिका के थे लेकिन बाद में आगे चल करके ब्रिटेन में आकर के बस जाते हैं, वहां की नागरिकता ले लेते हैं। तो मूव टू इंग्लैंड, इंग्लैंड आ गए थे। कब आ गए थे? 1914 में। कब? ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था उसी दरमियान ये आ गए थे ब्रिटेन, और यहीं के होकर के रह गए। तो सिटीजनशिप, नागरिकता, दो अमेरिकन बाई बर्थ तो अमेरिकन थे। ही लेटर बिकेम ब्रिटिश सिटीजन, लेकिन बाद में आगे चल करके क्या बन जाते हैं? ब्रिटिश नागरिक बन जाते हैं। लिटरेरी इन्फ्लुएंस की बात करें, ही बिकेम ए सिग्निफिकेंट फिगर इन द ब्रिटिश लिटरेरी सीन, ब्रिटिश साहित्य के सबसे बड़े व्यक्तियों में से एक थे। एंड ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्न लिटरेचर, और खास तौर से कौन से दौर के? मॉडर्न लिटरेचर के। और मॉडर्न लिटरेचर को इन्होंने बहुत ही प्रभावित किया। इनकी कुछ थियरीज, जिसमें से इम्पर्सनल थियरी जो है इसके लिए बहुत जाना जाता है। फिर आगे देखें इनके एकेडमिक जर्नी, उनकी थोड़ी सी बात करेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए थोड़ी बात करेंगे। एजुकेशन की बात करें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, सॉबर्न में पढ़े हैं, और मैट्रन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में भी पढ़े हैं। कैरियर की बात करें तो भाई साहब ने बहुत सारे पापड़ बेले हैं। पहले स्कूल टीचर भी थे, ठीक है, फिर लॉयड्स जो बैंक है वहां पर भी इन्होंने काम किया है, तो काफी इन्होंने काम किया है। फिर पब्लिशिंग करियर की बात करें, राइटिंग करियर की बात नहीं कर रहे, पब्लिशिंग करियर की बात कर रहे हैं, तो ज्वाइन द पब्लिशिंग फर्म फेबर एंड फेबर, काफी पॉपुलर है, उससे जुड़े, वेयर ही इवेंचुअली बिकेम अ डायरेक्टर, और बाद में डायरेक्टर भी बने उसके। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें, पुरस्कार बहुत सारे मिले हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इनको मिला नोबेल पुरस्कार 1948 में, और ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार जो है सेम ईयर इनको दिया गया। अब आ जाइए इनके लिटरेरी करियर की बात करते हैं। तो इलियट्स करियर एज ए पोइट एंड राइटर ऑफ क्रिटिकल एसेज हैज लेफ्ट अ लास्टिंग इंपैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर। एक कवि के तौर पे, एक क्रिटिकल एसेइस्ट के तौर पे इंग्लिश लिटरेचर पे उन्होंने बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा है। हिज वर्क्स ऑफन एक्सप्लोर थीम्स ऑफ डिसइल्यूजनमेंट। इनकी जो रचनाएं जब हम पढ़ते हैं तो हमें थीम्स के तौर पे डिसइल्यूजनमेंट, स्पिरिचुअल सर्च, सोशल क्रिटिक इत्यादि चीजें देखने को मिलती हैं। कुछ सिग्निफिकेंट वर्क्स देखिए। पहली इनकी पोएम, इंपॉर्टेंट पोएम है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक। ये मॉडर्निस्ट मास्टरपीस पोएम कही जाती है, इतना ही जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। द वेस्टलैंड 1922 में आई है, ठीक है, और परहैप्स हिज मोस्ट फेमस पोएम, इनकी संभवतया सबसे प्रसिद्ध कविता, संभवतः नहीं, श्योर, निश्चित तौर पे, और इसको 20वीं सदी की क्या कहा जाता है? द टफेस्ट पोएम भी कहा जाता है, ठीक है, मास्टरपीस है इनका। द होलो मैन 1925 में, ऐश वेंसडे 1930 में है, फॉर क्वार्टेट्स 1944 में है। प्लेस की बात करें तो उन्होंने 1935 में मर्डर इन द कैथेड्रल लिखा है, और 1949 में द कॉकटेल पार्टी इन्होंने लिखा, जो कि एक सोशल ड्रामा है। इतना बस थोड़ा सा इनके बारे में जानना है। फिर अब आगे बढ़ लेते हैं। अब हम आ जाते हैं वेस्टलैंड पे। ये पहली बात तो जैसे अभी मैंने बोला वेस्टलैंड, तो वेस्टलैंड वेस्टलैंड नहीं, आपको थोड़ी सी आदत डालनी है इसको बोलने की, द वेस्टलैंड। कितने हैं इसमें नाम? 3 नाम है, द, वेस्ट और लैंड, ठीक है। तो पूरा टाइटल इसका क्या है? द वेस्टलैंड है, केवल वेस्टलैंड नहीं पढ़ना है,
क्या पढ़ेंगे इसको, आदत डाल लीजिए, द वेस्टलैंड। ठीक है, मैंने तो जानबूझ के बोला इसको कि आप इस तरह से नहीं बोलें। ठीक है, मैंने क्या बोला, वेस्टलैंड, लेकिन क्या बोलना चाहिए, द वेस्टलैंड। तो आदत डालेंगे इसकी, द वेस्टलैंड, क्योंकि कई बार टाइटल से रिलेटेड सवाल भी पूछ लेते हैं कि पोएम जो है टीएस इलियट की जो आपके सिलेबस में दे रखी है उसका पूरा टाइटल क्या है। ठीक है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि किसी का कोई प्रश्न जो है गलत जाएगा यदि इस तरह से पूछ लिया जाए तो, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि दिमाग में इतना ही गुजरता है वेस्टलैंड था या द वेस्टलैंड था, और इंसान सोचने लग जाता है और कई बार वो द वेस्टलैंड की बजाय वेस्टलैंड पे क्लिक कर आता है। तो ऐसी स्थिति नहीं हो उसके लिए बोल रहा हूं। तो टीएस इलियट्स द वेस्टलैंड इज अ लॉन्ग पोएम ऑफ 43 लाइन्स। कितनी पंक्तियों की है, 433 पंक्तियों की पोएम है। बाई मिस्टेक 434 लाइन्स, लेकिन गलती से 434 की भी है। ये गलती से 434 की क्यों है उसके बारे में बताता हूं। देखिए, जब पहली बार ये पोएम पब्लिश हुई, ठीक है, तो पंक्तियां इसमें कितनी हैं, 433 है। तो 5-5 पंक्तियों के बाद में ऐसे मार्किंग आती है जहां पोएम पब्लिश होती है, 1 2 3 4 5। तो यहां लिखा आता है 1, फिर यहां लिखा आता है 5, वैसे ही फिर इसके बाद क्या आएगा 10, ठीक है, फिर 15। तो ऐसे ही एक जगह क्या किया गया, जहां पर 14 होना चाहिए, मान लीजिए जहां पर पंक्तियां क्या थी 14 थी, ये 14 है, और इस 14 पे क्या लिखा गया, 15 लिखा गया गलती से। तो इस तरह से वो जो 433 पंक्तियां थी वो अब कितनी काउंट हो जाएंगी, 434 हो जाएंगी। क्लियर। तो ये गलती जो है ना, इसको बार बार इन लोगों ने क्या कर दिया, रिपीट कर दिया, कभी सुधारने की कोशिश करी नहीं, है ना। लेकिन जब आप काउंट करते हैं तो एक्चुअल में जो वास्तव जो पंक्तियां हैं वो कितनी है, 433 ही हैं, 434 नहीं है। बता इसलिए रहा हूं कि कभी मान लो कोई एग्जाम में कोई सवाल इस तरह से आ जाए, कोई भरोसा नहीं है, सवाल पूछा जा सकता है। तो यहां पर कुल मिला के 433 पंक्तियां आपको देखने को मिलती है, 434 नहीं है। ये सही जवाब भी नहीं होगा, यही बताता हूं। Recognized as one of the most important works of modernist poetry in the 20th century, इस वर्क को, इस पोएम को जिसका टाइटल है द वेस्टलैंड, इसको द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ मॉडर्निस्ट पोएट्री इन द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी यानी मॉडर्निस्ट पोएट्री की सबसे बेहतरीन पोएम का दर्जा इस पोएम को दिया जाता है। रिटन इन 1921, लिखी कब थी, 1921 में। कब, इलियट्स स्टे इन लुज़ाने स्विट्जरलैंड। इलियट भाई साहब स्विट्जरलैंड गए हुए थे, लुज़ाने नाम की जगह पे, वहां जाके उन्होंने लिखी, बर्फ के पहाड़ों में। 1921 में लिखी है, रिटन इन 1921, पब्लिश्ड इन अक्टूबर 1922। और पब्लिश कब होती है, अक्टूबर 1922 में, यानी एक साल बाद में। पहले पब्लिश हुई थी द क्राइटेरियन में और अक्टूबर में, और फिर अगले महीने द डायल नाम से जो मैगजीन है या जो भी है उसमें पब्लिश होती है। और फिर इसी साल लेटर बाद में इट वाज पब्लिश्ड एज ए बुक दैट सेम ईयर, और उसी वर्ष किताब के रूप में भी इसको अलग से भी क्या किया गया, पब्लिश किया गया। तो पहली बार जब क्राइटेरियन में छपी ना, तो इसमें 433 की जगह नालायकों ने कितना कर दिया, 434 लाइनें कर दी इसमें। ठीक है, एक नंबर के नालायक। और बाद में सारे नालायक उन्होंने भी क्या किया, द डायल वालों ने भी क्या किया, 434 रख दिया, एज इट इज छाप दिया उसको, गलती को सुधार नहीं किया। फिर बुक फॉर्म में वहां पर भी 434 से चलने दिया, लेकिन एक्चुअल पंक्तियां कितनी है, 433 है, याद रख लीजिएगा इस चीज को। द पोएम रिफ्लेक्ट्स द मूड ऑफ डेस्पेयर एंड फ्यूटिलिटी that defined the post World War First era. प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद का जो ईरा है, युग है, उस युग में डेस्पेयर एंड निराशा, फ्यूटिलिटी व्यर्थता, यानी बिना अर्थ का जीवन, मीनिंगलेस लाइफ, ये सारी चीजें दिखाई गई है इस पोएम में। इस पोएम में क्या झलकता है कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ उसके बाद का जो युग था, जमाना था,
उस युग में, उस जमाने में, ठीक है, क्या भर गई थी? निराशा भर गई थी। लोगों को लाइफ जो है मीनिंगलेस नजर आने लग गई थी। ये चीज दिखाई गई है। इससे रिलेटेड भी प्रश्न आया, अभी दिखाऊंगा। एंड हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोटेस्ट बाय यंगर जनरेशंस अगेंस्ट द वैल्यूज ऑफ द ओल्डर जनरेशन। और इस पोएम को किस तौर पे दिखाया गया है? एज ए प्रोटेस्ट, कि ये पोएम क्या एक प्रोटेस्ट है, विरोध है। किसका? किसके प्रति? यह है यंगर जनरेशंस का विरोध। किसके प्रति? अगेंस्ट द वैल्यूज ऑफ द ओल्ड जनरेशन। जो पहले पीढ़ियां गई हैं, जिनकी जो वैल्यूज थी, उन वैल्यूज के खिलाफ इस यंगर जनरेशन का ये प्रोटेस्ट है, ये पोएम, जिसका नाम है द वेस्ट लैंड, जिसका अर्थ होता है बंजर भूमि, जहां पर कुछ नहीं उगता। ठीक है, जो शाब्दिक अर्थ है अभी इसका आगे देखेंगे। इनिशियली इलियट गेव द वेस्टलैंड अ वर्किंग टाइटल, ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस। प्रारंभ में इलियट भाई साहब ने इसको एक नाम दिया था, काम चलाऊ नाम, ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस, बोरोड फ्रॉम ए लाइन इन चार्ल्स डिकिंस आवर म्यूचुअल फ्रेंड। चार्ल्स डिकिंस का आवर म्यूचुअल फ्रेंड नॉवल है, वहां से एक पंक्ति है, उस पंक्ति से ये टाइटल उन्होंने लिया। प्रारंभ में तो ये टाइटल इस पोएम को दिया गया था, ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस। थोड़ा याद रख लीजिएगा भाई, काम आ जाए। ठीक, बाद में फिर नाम द वेस्टलैंड रखा। टीएस इलियट के एक मित्र हैं, नाम है एजरा पाउंड, खुद कवि हैं। खुद क्या है? कवि हैं। आगा बायला है, नाम के एजरो पाउंड, ये मान लो। हेल्प्ड हिम एडिट एंड रिड्यूस द पोएम। इनका ये क्या योगदान है, क्यों चर्चा कर रहे हैं? ऐसे तो परिवार में बीवी भी होगी, बच्चे भी होंगे, पिताजी भी होंगे, दादाजी भी होंगे, उनका जिक्र क्यों नहीं कर रहे? तो भाई साहब इनका जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने, एजरा पाउंड ने क्या किया, जो टीएस इलियट ने जब ये पोएम लिखी तो ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल फाइनलाइज कर दी, पहले लिख करके उसको काट छाट करी होगी, रफ ड्राफ्टिंग करी होगी। तो ये जो रफ ड्राफ्टिंग इन्होंने करी ना, ये 433 पंक्तियां नहीं थी, ये कितनी थी? 800 पंक्तियां थी। तो एजरा पाउंड को उन्होंने दिखाई, तो उसने खोस ली, लिया मंदे नलायक, के लिख लिया तू 800 पंक्तियां को। ठीक है, तो वहां से उसे लेकर के उन्होंने क्या किया, उसको थोड़ा सा जमाने की कोशिश करी और इसको रिड्यूस किया, एडिट किया उस पोएम को, और कहां तक ले आए? फाइनल 433 लाइन्स, 433 पंक्तियों तक इसको पहुंचा दिया। क्रिएटिंग द कंसाइज, और इसको कंसाइज यानी शॉर्ट बना दिया, यट फिर भी लेयर्ड। और लेयर्ड का मतलब जिसके पीछे मीनिंग छिपा हो। लेयर का अर्थ होता है परत, और परत के नीचे क्या छिपा है? मीनिंग। लेयर्ड पोएम वी नो टुडे। आज जिस पोएम को हम इतना क्रिप्टिक मानते हैं, इतना लेयर्ड पोएम मानते हैं कि जहां एक शब्द के बहुत लंबा लंबा अर्थ निकल रहा है ना, कई जगह इसके हाथ पांव फैले पड़े हैं। तो ये जो पोएम है एक्चुअल में फिर लास्ट में तैयार किसने करी है? ये करी है एजरा पाउंड ने तैयार करी है। तो पूरा श्रेय जो है किसको गया है? एजरा पाउंड को गया है। इसलिए अब इन्होंने भी बायला धर्म का पालन किया। ही कौन है? टीएस इलियट। तो ही डेडिकेटेड दिस पोएम टू हिज फ्रेंड एजरा पाउंड। तो उन्होंने ये पोएम जो है किसको डेडिकेट करी है? ये डेडिकेट करी है अपने मित्र एजरा पाउंड को। सीधा सीधा सवाल पूछा गया यहां से आरपीसी 2011 में। सवाल क्या था? द वेस्टलैंड इज डेडिकेटेड टू होम। वेस्टलैंड को किसको डेडिकेट किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? एजरा पाउंड, ऑप्शन सी। अब स्ट्रक्चर और स्टाइल की बात करते हैं। इस पोएम का जो स्ट्रक्चर है, स्टाइल है, उसकी बात करते हैं। स्ट्रक्चर और स्टाइल की बात करने से पहले एक आध बात आप जरूर जान लीजिएगा कि पोएम जो बड़ी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? कॉम्प्लेक्स एंड जटिल क्यों है? जटिल इसलिए है क्योंकि इस पोएम को जब आप पढ़ेंगे, इसमें जो बातें सामने निकल करके आएंगी, उन बातों को आप तब समझ पाएंगे जब आपने पूर्व में पहले से ही कुछ किताबों का अध्ययन कर रखा हो। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस पोएम में
इन्होंने क्या लिया है, उन बहुत सारे रेफरेंसेस लिए हैं उन किताबों से जिनकी मैं बात करूंगा आगे, ठीक है। उन बुक से इन्होंने क्या लिया है, बहुत सारे रेफरेंसेस लिए हैं, और इसी वजह से ये पोएम जो है थोड़ी सी टिपिकल बन जाती है। लैंग्दी भी है, 433 पंक्तियां हैं, कॉम्प्लेक्स भी है, जटिल भी है। क्यों है? क्योंकि इस पोएम को पढ़ने के लिए आपको बहुत सारे रेफरेंसेस काम में लेने पड़ते हैं, ठीक है, जो बहुत सारी किताबों से लिए गए हैं। ऑलमोस्ट 35 बुक से लिए गए हैं। कितनी किताबों से? 35 बुक से लिए गए हैं, जिनकी मैं चर्चा करूंगा आगे। खैर, अब आ जाओ स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पहली बात तो द वेस्टलैंड इज रिटन इन फ्री वर्स। याद रखिएगा किस में लिखी गई है? फ्री वर्स में। क्वेश्चन के हिसाब से याद रखिएगा। डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। कितने सेक्शन है इसके? 5 सेक्शंस हैं। कौन कौन से? द बैरियल ऑफ द डेड, ब्यूरियल नहीं पढ़ेंगे, बैरियल पढ़ेंगे, ठीक है। द बैरियल ऑफ द डेड 1 से लेकर 76 पंक्तियां तक है। दूसरा ए गेम ऑफ चेस 77 से 172। तीसरा सेक्शन जो सबसे बड़ा है, जिसका टाइटल है द फायर सरमन, लॉन्गेस्ट पार्ट है यहां का। चौथा सेक्शन डेथ बाय वाटर, ये सबसे छोटा है, 312 से शुरू होता है, 321, 10 पंक्तियां। और फिर पांचवा व्हाट द थंडर सेड। ये कुल मिला के इसमें 5 सेक्शन है। फ्री वर्ड्स में इसको लिखा गया है, कोई राइम स्कीम वगैरह उसकी कल्पना मत कीजिएगा, फ्री वर्ड्स में लिखा गया है, ठीक है। 5 सेक्शन है। कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, ये भी याद रखिएगा। क्रम से भी इनका नाम याद रखिएगा कि पहले कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, लास्ट कौन सा है, ठीक है। इसी क्रम से आपको याद रखना है कि पहले दफनाते हैं, बेरियल ऑफ द डेड, मुर्दे को दफनाते हैं, फिर चेस खेलते हैं, फिर आग लगाते हैं, फायर सरमन, फिर पानी में डुबो के मार डालते हैं, और फिर कहते हैं तूफान ने क्या कहा, व्हाट द थंडर सेड। कैसे भी करके, जैसे आपकी मर्जी हो वैसा इसको याद कर लेना भी अपने सिस्टम से, लेकिन इसी क्रम में याद करना है इसको। कौन सा सबसे बड़ा पार्ट है, कौन सा सबसे छोटा पार्ट है, ये भी याद करना। अब देखो आगे, इलियट्स स्टाइल इन द वेस्टलैंड इज फ्रेगमेंटेड एंड डिसकनेक्टेड। इलियट की जो स्टाइल है, शैली है, स्ट्रक्चर की बात करिए, 5 इसमें सेक्शन थे, 5 पार्ट थे। अब स्टाइल की बात कर लेते हैं। तो इलियट ने क्या यूज किया यहां पे? फ्रेगमेंटेड एंड डिसकनेक्टेड स्टाइल यूज करी है। अरे फ्रेगमेंट का अर्थ क्या होता है? टुकड़े। डिसकनेक्टेड एंड जो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। तो ये देखो ना, ये 5 टुकड़े हैं, 5 पार्ट हैं, ये आपस में कहीं किसी तौर पे कनेक्टेड आपस में नहीं है, इनका एक दूसरे से कोई ज्यादा कोई लिंक नहीं है। तो ये कौन सी स्टाइल होगी? फ्रेगमेंटेड एंड डिसकनेक्टेड। क्यों बता रहा हूं बार बार? ये लो सबूत, आरपीएससी 2015 में सवाल पूछ लिया, द वेस्टलैंड ऑफ टी.एस. इलियट इन द फॉर्म ऑफ, कि टी.एस. इलियट की द वेस्टलैंड जो है कौन से रूप में है? तो सही जवाब था फ्रेगमेंट्री मोनोलॉग्स। फ्रेगमेंट्री यानी टुकड़े टुकड़े, मोनोलॉग्स, मोनोलॉग जहां पर एक ही कैरेक्टर होता है, वही बोलता है, ठीक है। सुनने वाला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सुनने वाला होगा, यदि होगा तो वो बोलेगा नहीं। तो यहां पर कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे टायरेसिस है, जो पोएम को क्या कर रहा है? वर्णन कर रहा है। उसके सामने कोई जवाब देने वाला बैठा नहीं है, मोनोलॉग्स की कैटेगरी में, ठीक है। तो फ्रेगमेंट्री मोनोलॉग्स इसको कहा गया है, ठीक है। डायलॉग फॉर्म में बिल्कुल नहीं है, डिस्कशन भी नहीं है, डिबेट भी नहीं है, ये मोनोलॉग फॉर्म है, जो सबसे नियरेस्ट आंसर है। इसलिए सही जवाब क्या था? फ्रेगमेंट्री मोनोलॉग। सीधे सीधे यहां से सवाल आ गया। तो एक एक पंक्तियां जो है बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझ गए? फिर आगे चलो। इलियट्स स्टाइल इन द वेस्टलैंड इज फ्रेगमेंटेड एंड डिसकनेक्टेड, ठीक है, विच रिफ्लेक्ट्स, और ये स्टाइल क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है किसको? द कंफ्यूजन एंड डिसओरिएंटेशन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, कि मॉडर्न सोसाइटी जो है किस तरह से कंफ्यूज्ड है आफ्टर द पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। सोसाइटी कितनी कंफ्यूज्ड है, मीनिंगलेस है, डिसओरिएंटेड है, इस चीज को शो करती है ये स्टाइल। कैसे? अरे जब आप एक बात बोल रहे हो, ठीक है, उससे जुड़ी कोई दूसरी बात नहीं बोली आपने, फिर पता नहीं क्या बोलने लग गए,
फिर अचानक से क्या बोलने लगे, तो ये क्या, फ्रेगमेंटेड एंड डिस्कनेक्टेड, वैसे ही पोएम है। और फ्रेगमेंटेड एंड डिस्कनेक्टेड इसका मतलब आप मीनिंगलेस हैं, कंफ्यूज्ड हैं, तभी आप ऐसा कर रहे हैं। तो ये जो पोएम है फ्रेगमेंटेड और डिस्कनेक्टेड स्टाइल में लिखी गई है, जो उस जमाने के, उस दौर की जो जनरेशन थी उसकी मनोदशा को व्यक्त करती है। His ideas are often conveyed briefly and indirectly. इसके टी.एस. इलियट के जो विचार हैं आर ऑफन कन्वेड ब्रीफली, संक्षेप में उनको कन्वे किया गया है, एंड इनडायरेक्टली, और प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त किया गया है, मेकिंग द पोएम फील मिस्टीरियस एंड इल्यूसिव। और इससे पोएम जो है बड़ी रहस्यमयी और बड़ी इल्यूसिव, मायाजाल वाली सी नजर आती है। बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्स रेफरेंसेस, इसमें कई जटिल रेफरेंसेस को काम में लिया गया, और उनकी वजह से साथ ही साथ में लेयर्ड मीनिंग्स, छिपे हुए अर्थ हैं, गूढ़ अर्थ छिपे हुए हैं। इनकी वजह से क्रिटिक्स हैव डिस्क्राइब्ड द पोएम पोइटिक शॉर्ट हैंड, कि इस कविता में, द वेस्टलैंड में कॉम्प्लेक्स रेफरेंसेस को काम में लिया गया है, लेयर्ड मीनिंग्स को काम में लिया गया है, हिडन मीनिंग्स को। इसलिए कई क्रिटिक जो है इस पोएम को क्या कहते हैं, पोइटिक शॉर्ट हैंड कहते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं, ए कोलाज ऑफ वॉइसेस कहते हैं, यानी बहुत सारी आवाजें एक जगह, ठीक है, जैसा फोटोज का आप कोलाज बनाते हो वैसे ही, ए कोलाज ऑफ वॉइसेस। कुछ ने तो क्या कहा, ए फॉरेस्ट ऑफ आइडियाज भी इसको कहा है, ठीक है। अब इसी मामले में ये चीज देख करके कि बड़ी कॉम्प्लेक्स पोएम लिखी है इलियट तूने, तो है बड़ी गूढ़ अर्थ वाली तूने लिखी है, तो आई.ए. रिचर्ड्स जो कि पॉपुलर लिटरेरी क्रिटिक हैं, उन्होंने क्या कहा, इसको कहा म्यूजिक ऑफ आइडियाज कहा है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि इस पोएम को म्यूजिक ऑफ आइडियाज किसने कहा है, तो सही जवाब होगा आई.ए. रिचर्ड्स। तो इसको भी आप क्वेश्चन के लिहाज से याद कर लीजिएगा। क्लियर, चलो जी आगे। थीम्स इन द वेस्टलैंड, वेस्टलैंड में थीम्स कौन कौन सी है ना, काम की बात। पोएम तक नहीं पहुंचे अभी तक अपन, और फिर भी देखो कितने सारे सवाल आ चुके हैं। पोएम की पहली पंक्ति भी अभी तक अपन ने टच नहीं करी है, और उससे पहले भी आपके सामने 20-30 सवाल आ जाएंगे। देखो थीम्स की बात करो, द वेस्टलैंड टॉक्स अबाउट फीलिंग्स ऑफ एम्प्टीनेस। वेस्टलैंड बात करती है लोगों के जीवन में जो एम्प्टीनेस आई है उसकी, लॉस ऑफ पर्पस, वो अपना उद्देश्य खो चुके हैं, निरुद्देश्य जीवन जी रहे हैं, मीनिंगलेस लाइफ जी रहे हैं, एंड द सर्च फॉर मीनिंग इन लाइफ, और अपनी जिंदगी में वो अर्थ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ को मीनिंगफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौर में प्रथम विश्व युद्ध के बाद की जो जनरेशन थी उस दौर की ये बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने बतौर थीम अपनी इस पोएम में दर्शाई हैं। तो थीम क्या है, एम्प्टीनेस है, लॉस ऑफ पर्पज है, एंड द सर्च ऑफ मीनिंग इन लाइफ। किसकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, और उसमें भी खासतौर से शहरी लोग, ठीक है। इलियट यूजेस द आइडिया ऑफ ए वेस्टलैंड। इलियट जो है यहां पर ये चीज दिखाने के लिए कि लोग ऐसे ही बर्बाद हुए घूम रहे हैं, निरुद्देश्य जीवन जी रहे हैं, जिंदगी में सूनापन है, खालीपन है, तो इस आइडिया को व्यक्त करने के लिए वो वेस्टलैंड का जो आइडिया है उसको यूज करते हैं। वेस्टलैंड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बंजर जमीन, शाब्दिक अर्थ में बात करें, वेस्ट यानी बर्बाद, बंजर, और लैंड यानी भूमि, यानी बंजर भूमि, ठीक है। क्या दिखाने के लिए करना चाह रहे हैं, टू शो, दिखाने के लिए द इमोशनल एंड स्पिरिचुअल डिक्लाइन कि ही सॉ इन वेस्टर्न सोसाइटी आफ्टर द वॉर। युद्ध के बाद में जो पश्चिमी जगत का जो समाज है, उसके जो लोग हैं, उनमें भावनात्मक, इमोशनल, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक डिक्लाइन इन पतन। तो पश्चिमी जगत की जो जनरेशन है प्रथम विश्व युद्ध के बाद की,
उस जनरेशन में आध्यात्मिक और भावनात्मक जो पतन हुआ है, उस पतन को दिखाने के लिए उन्होंने वेस्ट लैंड यानी बंजर भूमि का जो आइडिया है उसका चयन किया है। ही वॉन्डर्स, उनको यकीन नहीं होता, इफ पीपल कैन फाइंड मीनिंग एंड स्ट्रेंथ अगेन, कि ये लोग जो हैं, ये जो जनरेशन है, अपने जीवन में कोई अर्थ हासिल कर पाएगी क्या, ठीक है, इनकी कोई मीनिंगफुल लाइफ होगी क्या, ये फिर से आध्यात्मिक रूप से स्ट्रेंथ हासिल कर पाएंगे क्या, उसको यकीन नहीं है। द पोएम हिंट्स दैट रिकवरी इज पॉसिबल, हालांकि ये पोएम जो है इस बात का हिंट जरूर देती है कि हाँ, इस तरह की रिकवरी हो सकती है, कि लोग फिर से अपनी जिंदगी को अर्थपूर्ण बना सकते हैं, आध्यात्मिक ताकत जो हासिल कर सकते हैं, ठीक है। बट इट्स नॉट गारंटेड, लेकिन इस बात की गारंटी इस पोएम में नहीं दी गई है। कहा गया है कि हाँ ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। अब देखो थीम से रिलेटेड सवाल देखो आरपीसी ने कहां कहां पूछे। पहला सवाल है 2018 में, द डोमिनेंट थीम इन द वेस्टलैंड इज, ऑप्शन देखिएगा, द सिटीफाइड मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो शहरी आधुनिक सभ्यता है उसके बारे में है क्या पोएम? हाँ है। ट्रेडिशनल रूरल लाइफ के बारे में है क्या? नहीं है। अनरियलिस्टिक इमेजिनरी लाइफ के बारे में है क्या? नहीं। अनरियलिस्टिक यानी जो गैर वास्तविक काल्पनिक जीवन, नहीं। डीपली रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में क्या? नहीं। यह है द सिटीफाइड मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में। सही जवाब यह है, 2018 में पूछा है। द वेस्टलैंड डज नॉट रेफर टू, अर्थात द वेस्टलैंड पोएम जो उसका संबंध किससे नहीं है? सेक्सुअल परवर्जन से है क्या? हाँ है। रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड से है क्या? नहीं। स्पिरिचुअल डिके से है क्या? हाँ है। सोशियो कल्चरल बैलाइस आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्या उससे है क्या? सोशियो कल्चरल मैलाइस से है क्या? बिल्कुल है। इससे भी है, इससे भी है, इससे भी है, यानी अब जो गलत है वही आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यानी रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, इसकी बात उन्होंने यहां पर नहीं करी है, तो ये इसका सही जवाब होगा। ठीक, अब मैं बात करता हूं ये जो पोएम है उसमें कहां कहां से लिटरेरी रेफरेंसेस लिए गए हैं। हालांकि बहुत सारे लिए गए हैं, लेकिन मोटे तौर पे 2 जगह से लिए गए हैं। कौन कौन सी जगह से लिए गए? 2 जगह से। पहला, जेसी वेस्टन की एक बुक थी फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, वहां से लिया गया है। विस्तार से देखिए, टॉपिक को मैंने नाम क्या दिया है कि इन्फ्लुएंसेस एंड लिटरेरी रेफरेंसेस, अर्थात वेस्टलैंड पोएम जो है उस पर किसका इन्फ्लुएंस है और लिटरेरी रेफरेंस कहां से लिया गया है। तो देखेंगे, इलियट रैलीड हैविली ऑन 2 की वर्क्स। इस पोएम को लिखने में टीएस इलियट जो है मुख्यतः 2 रचनाओं पर निर्भर करते हैं। टू इन्फॉर्म द माइथोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द वेस्टलैंड, वेस्टलैंड के अंदर जो माइथोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो काम लिया गया है उसके पेटे ये 2 रचनाओं पर निर्भर करते हैं। पहली कौन सी है? फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस बाय जेसी वेस्टन। ठीक है, जेसी वेस्टन। तो जेसी वेस्टन एक्सप्लेन्स हाउ द ग्रेल लीजेंड, देखो ग्रेल लीजेंड किससे ली गई है? रिचुअल टू रोमांस से ली गई, याद रख लेना, सवाल पूछा गया, आगे पूछा जा सकता है। जेसी वेस्टन एक्सप्लेन्स, तो वेस्टन जो है वो एक्सप्लेन करती है क्या? हाउ, कैसे द ग्रेल लीजेंड कनेक्ट्स टू एंशिएंट मिथ्स अबाउट फर्टिलिटी एंड रिन्यूअल। फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? उपजाऊपन, एंड रिन्यूअल, फिर से पैदा करना। अब पोएम का नाम क्या है? द वेस्टलैंड, बंजर भूमि जहां पर कुछ नहीं पैदा होता। तो हमारी जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की जो जनरेशन है वो बंजर हो चुकी है, उसमें कुछ नहीं पैदा होता आध्यात्मिक रूप से, तो वहां पर कुछ पैदा किया जाए, ठीक है, फिर से रिन्यूअल हो वहां पे, ये चीज बताई गई है। तो जेसी वेस्टन जो है एक्सप्लेन करती है कि हाउ, कि कैसे द ग्रेल लीजेंड कनेक्ट्स टू एंशिएंट मिथ्स, कि ग्रेल लीजेंड किस तरह से कनेक्ट होती है एंशिएंट मिथ से, प्राचीन मिथ से,
अबाउट फर्टिलिटी एंड रिन्यूअल, जिनका संबंध फर्टिलिटी से है और रिन्यूअल से है। वन की स्टोरी इज अबाउट द फिशर किंग, और इसमें एक मुख्य कहानी जो आती है निकल करके वो किसकी है? फिशर किंग की। तो फिशर किंग की कहानी जो है ये भी किससे जुड़ी है भैया? ये भी इसी पुस्तक से जुड़ी हुई है। ग्रेल लीजेंड भी किससे जुड़ा हुआ है? इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वन की स्टोरी इज अबाउट द फिशर किंग। ठीक है, मछुआरों का राजा शाब्दिक अर्थ, लेकिन मछुआरों का राजा नहीं, फिशर किंग है भाई। ए किंग हुज इंजरी मेक्स हिज लैंड बैरन, किंग जिसकी कोई गलती कह लो, जिसकी कोई इंजरी कह लो, जिससे क्या होता है उसका जो राज्य है वो बैरन, बैरन का मतलब वेस्ट अर्थात बंजर हो जाता है। ओनली ए स्ट्रेंजर, और उसको एक श्राप मिल जाता है मान लो, और श्राप से मुक्ति क्या है कि कोई अजनबी आएगा तेरे पास, ओनली ए स्ट्रेंजर, बाय आस्किंग द राइट क्वेश्चंस इन अ रिचुअल, और वो किसी रिचुअल में क्या करेगा? कुछ सवाल पूछेगा, सही सवाल। कैन हील हिम एंड रिस्टोर द लैंड, और यदि उनका सही जवाब मिला तो फिर तू भी ठीक हो जाए राजा, तू भी ठीक हो जाएगा और तेरा जो राज्य है वो फिर से फलने फूलने लगेगा। फिशर किंग की स्टोरी है। किससे ली गई है? इससे ली गई है, रिचुअल टू रोमांस से। याद रखना है, प्रश्न पूछे जा रहे हैं इनसे। दीज मिथ्स, ये जो कहानियां हैं, पौराणिक कहानियां, इन्फ्लुएंस्ड क्रिश्चियन सिंबल्स, ये क्रिश्चियन सिंबल्स को प्रभावित किया है इन्होंने। एंड टी.एस. इलियट यूज देम इन द वेस्टलैंड, और इन सब का प्रयोग टी.एस. इलियट ने द वेस्टलैंड में किया है, टू शो थीम्स ऑफ स्पिरिचुअल डिके एंड होप फॉर रीबर्थ, कि आध्यात्मिक पतन हमारी जनरेशन का हो गया है और हमें उम्मीद है कि फिर से रीबर्थ होगा, रिन्यूअल होगा। ये थीम जो है इसको सपोर्ट करने के लिए इसने इन मिथ्स का प्रयोग जो है फला फला किताब से नहीं बल्कि रिचुअल टू रोमांस इस किताब से किया है। कहां पे? द वेस्टलैंड के अंदर। अब प्रश्न देखो इससे रिलेटेड क्या क्या पूछा है। पिक आउट लिटरेरी सोर्स टू विच इलियट आउज द टाइटल ऑफ हिज पोएम द वेस्टलैंड। ये जो द वेस्टलैंड टाइटल है पोएम का, ये किससे प्रेरित है, किससे प्रभावित है, वो लिटरेरी सोर्स आपको इसमें से बताना है। 2015 में सवाल पूछा गया है। द गोल्डन बो से है क्या? नहीं है। मेटामॉर्फोसिस से है? नहीं है। हार्ट ऑफ डार्कनेस से? नहीं है। सही जवाब क्या है? फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, आरपीएससी 2015 में सवाल आया है। ठीक है, फिर अगला देखो। टी.एस. इलियट्स द वेस्टलैंड वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, टी.एस. इलियट की द वेस्टलैंड किससे प्रभावित थी? फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस से, आरपीएससी 2011 में सवाल आ चुका। द ग्रेल लीजेंड इन इलियट्स द वेस्टलैंड टेकन फ्रॉम, जो ग्रेल लीजेंड कहां से ली गई है? आरपीएससी 2013 पूछ रही है। तो सही जवाब क्या है? जैसी एल वेस्टर्न्स फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। देख लो पीछे उठा के वापस से, ये रही ग्रेल लीजेंड कहां से आई है? यहां से। ऐसे ही ये सवाल बाकी है, फिशर किंग कहां से आई है भाई? अब क्या पक्का कंफर्म सवाल है? ठीक है, एक और सवाल पूछा गया है, नहीं हाँ 3 ही थे। दूसरा लिटरेरी रेफरेंस देखिएगा, द गोल्डन बो बाय सर जेम्स फ्रेजर। किसने लिखा है? सर जेम्स फ्रेजर ने लिखा है। इन द गोल्डन बो सर जेम्स फ्रेजर एक्सप्लोर्स एंशिएंट मिथ्स एंड रिचुअल्स। इसमें, इस पुस्तक में जो कि जेम्स फ्रेजर ने लिखी है, इसमें एंशिएंट मिथ्स, प्राचीन पौराणिक गाथाएं एंड रिचुअल जो है उनको ये बताते हैं, उनके बारे में बताते हैं। दैट वर मींट टू कीप लाइफ्स साइकिल्स गोइंग। और ये एंशिएंट मिथ्स और जो एंशिएंट रिचुअल्स हैं ये किस लिए हैं? टू कीप लाइफ्स साइकिल्स गोइंग, जो जिंदगी का चक्र है उसको गतिमान रखने के लिए। लाइक, और ये जिंदगी का चक्र है क्या? लाइक जैसे द रिन्यूअल ऑफ द सीजन्स, जैसे सीजन्स का फिर से रिन्यू होना। अरे गर्मी आ गई, बारिश आ गई, सर्दी आ गई, सर्दी आ गई तो वापस से क्या आएगा? बसंत आएगा, पतझड़ आएगा, बसंत आएगा, बसंत में फिर से फूल खिलेंगे, वही सीजन्स का रिन्यूअल। इन सब मिथ्स, इसने कुछ ऐसी मिथ्स भी इसमें बताई किताब में जहां पर गॉड्स लाइक एडोनिस एंड ओसिरिस डाई, जहां पर एडोनिस और ओसिरिस जैसे गॉड्स मरते हैं, एंड कम बैक टू लाइफ, और वापस जिंदा होते हैं, यानी रीबर्थ, रिन्यूअल, रिप्रेजेंटिंग रीबर्थ। और इस तरह से
ये रीबर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। टीएस इलियट यूजेस दीज आइडियाज इन द वेस्टलैंड टू सजेस्ट दैट, और टीएस इलियट इन सारे आइडियाज को वेस्टलैंड में ये बताने के लिए यूज करते हैं कि इवन इन ए ब्रोकन वर्ल्ड, ब्रोकन को आप वेस्ट भी कह सकते हैं, बैरन भी कह सकते हैं, बंजर भी कह सकते हैं, स्पिरिचुअल रिन्यूअल इज पॉसिबल, कि बंजर हो जाए ना भूमि उसमें भी स्पिरिचुअल रिन्यूअल इज पॉसिबल, वहां पर भी आध्यात्मिक रिन्यूअल जो है संभव है। ये बात बताने के लिए टीएस इलियट जो है सहारा लेते हैं द गोल्डन बो नाम की जो पुस्तक है, जो कि सर जेम्स फ्रेजर ने लिखी है, उसका ये सहारा लेते हैं। इंपैक्ट एंड लीगेसी देखिए, अर्थात इस पोएम का क्या इंपैक्ट है। तो देखिए, व्हेन द वेस्टलैंड वाज फर्स्ट पब्लिश्ड, जब पहली दफा वेस्टलैंड पब्लिश हुई, इट कॉज्ड अ लॉट ऑफ डिबेट, तो बहुत सारे डिबेट छिड़ गई। कुछ कह रहे थे अच्छी है, कुछ कह रहे नहीं यार बकवास है यार, क्या ही इतनी उलझी जटिल सी किताब से लिखी है, कोई पोएम है किताब है। Some people thought it was just a mix of unrelated monologues, कुछ लोगों ने तो सोचा कि ये जस्ट अ मिक्स ऑफ अनरिलेटेड मोनोलॉग्स है, अर्थात फ्रेगमेंट्री और डिसकनेक्टेड, वही बात जो मैं पहले कह के गया था, जिस पर सवाल पूछा गया था, है ना, कि ये अनकनेक्टेड थॉट्स का एक संग्रह है बस, और ए स्कैटर्ड एपिक, जिसको ये लोग स्कैटर्ड एपिक कह रहे थे या टेलीग्राफ्ड एपिक कह रहे थे। बट लेकिन जल्द ही मैनी बिगेन टू सी इट एज ए मास्टरपीस, लेकिन जल्द ही लोग जो हैं टीएस इलियट की इस पोएम को, द वेस्टलैंड को मास्टरपीस मानने लग गए। दैट कैप्चर्ड द स्पिरिट ऑफ मॉडर्न लाइफ, जिसने क्या किया, मॉडर्न लाइफ की स्पिरिट को कैप्चर किया, अर्थात सबको अपनी तरफ आकर्षित किया। इट्स फोकस ऑन ब्रोकननेस, इस पोएम का फोकस किस पे है, बंजरपन पे है, मिथ्स यानी पौराणिक गाथाओं पे है, एंड द सैडनेस ऑफ मॉडर्न टाइम्स, और जो विश्व युद्ध के बाद की जो जनता है, जनरेशन है, उसमें जो सैडनेस आई है उसके बारे में है। हेल्प्ड शेप मॉडर्निस्ट पोएट्री, और इस पोएम ने मॉडर्निस्ट पोएट्री कैसी होनी चाहिए उसको आकार देने में क्या किया, बहुत ही सहायता की। एंड हैड ए बिग इंपैक्ट ऑन अदर राइटर्स एंड रीडर्स, और पाठकों के अलावा जो बाकी की जो और राइटर्स हैं आगे आने वाले, उनको भी इस पोएम ने प्रभावित किया और एक नई लिगेसी जो है स्टार्ट करी। इलियट्स मिक्स ऑफ ओल्ड एंड न्यू रेफरेंसेस, यहां पर इन्होंने नए पुराने हर तरह के रेफरेंसेस को मिक्स किया है। इनकी अपनी एक अद्भुत शैली है, ठीक है, कौन सी, फ्रेगमेंटेड और डिसकनेक्टेड। एंड हिज फोकस ऑन द सैडनेस ऑफ सिटी लाइफ, और शहरी जीवन की जो सैडनेस है उस पर उन्होंने फोकस किया है। ये सारी चीजों ने क्या किया, मेड द वेस्टलैंड ए मेजर टर्निंग पॉइंट इन लिटरेचर। इन सब चीजों ने द वेस्टलैंड को पूरे अंग्रेजी साहित्य का एक टर्निंग पॉइंट बना दिया। सोर्सेस देखिए अब, ठीक है, इलियट्स ने जो अपनी इस पोएम में जो आइडियाज लिए हैं, कोटेशंस लिए हैं, रेफरेंसेस लिए हैं, वो लगभग 35 डिफरेंट सोर्सेज से लिए गए। ये याद रखिएगा, सीधे सीधे सवाल पूछ सकता है कितने सोर्सेज से लिया गया है। अब 35 के 35 नाम तो नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन ये तो पूछ सकता है ना कि 35 सोर्सेज से लिया गया है, तो ये याद रखिएगा आप। ही इंक्लूड्स लाइन्स फ्रॉम फेमस बुक्स, और इसके चलते प्रसिद्ध किताबें, रिलीजियस टेक्स्ट एंड स्टडीज ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, इन सब से उसने चीजें ली हैं। यहां तक कि जो हमारी हिंदू संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, वहां के उपनिषद हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म है, वहां से भी उसने लिया है। विच एड डेप्थ, और ये सारी चीजें जो हैं जब जुड़ गई, 35 जगह से रेफरेंसेस लिए गए, डिफरेंट कल्चर से लिए गए, यहां तक लैंग्वेजेस भी साथ यूज करी हैं, तो ये सारी चीजें गहराई देती है पोएम को। क्या देती है, गहराई एंड मीनिंग, और अर्थ को भी क्या बनाती है, गहरा बनाती है इस पोएम के अर्थ को। कुछ एग्जाम्पल देखिए, इन्होंने क्लासिकल लिटरेचर से भी लिए हैं, जिसमें होमर है, सोफोक्लिस है,
पेट्रोनियस है, वर्जिल है, ओविड है, इन सब को इसने काम में लिया है। क्रिश्चियन राइटिंग्स एंड फिलोसफी से भी इन्होंने लिया है, जैसे सेंट ऑगस्टाइन ऑफ हिप्पो, ठीक है, एंड रिलीजियस टेक्स्ट लाइक द बाइबल, बुक ऑफ कॉमन प्रेयर, यहां से उसने रेफरेंसेस लिए हैं। इटालियन लिटरेचर को भी नहीं छोड़ा भाई साहब ने, दाते एलिगरी, ठीक है, डिवाइन कॉमेडिया। फिर इंग्लिश लिटरेचर से तो खैर लेना लेना था, इसमें तो लाइन लग गई। जोफ्री चौसर, जहां से पोइट्री को एक तरह से बिगिनिंग मिली थी, शुरुआत मिली थी, जिनको फादर कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, जोफ्री चौसर, वहां से इन्होंने शुरू कर दिया। विलियम शेक्सपियर को भी लिया, स्पेंसर को भी लिया, टॉमस किड, टॉमस मिडल्टन, जॉन वेबस्टर, जॉन मिल्टन, एंड्रयू मार्वल, ओलिवर गोल्डस्मिथ, अलेक्जेंडर पोप, रॉबर्ट स्टीवेंसन, ऑल आर फीचर्ड इन हिज अल्यूशंस। सब को इसने काम में लिया वैसा हमने। फ्रेंच एंड जर्मन लिटरेचर को भी इन्होंने कोट किया है, रेफरेंसेस लिए हैं, जैसे गेरार्ड डी नर्वल, चार्ल्स बॉडलेयर एंड पॉल वर्लाइन, ठीक है, एज वेल एज द जर्मन कंपोजर रिचार्ड वैगनर। ये तो फ्रेंच वाले थे और रिचार्ड वैगनर जर्मन है, इन सब के रेफरेंसेस लिए हैं। अमेरिकन लिटरेचर में बड़ा नाम वॉल्ट विटमैन को लिया है, ठीक है। फिर मॉडर्न राइटर्स की बात करें तो उनको भी अछूता नहीं छोड़ा है, उनसे भी लिया वही, जैसे जोसेफ कॉनरेड हो गया, हरमन हेस हो गया, एल्डस हक्सले और ब्राम स्टोकर, इन सब को लिया है, ब्राम स्टोकर को भी लिया है। ईस्टर्न फिलोसफी एंड स्क्रिप्चर, ईस्टर्न फिलोसफी में आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, पूर्वी देश। तो ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो प्लेज ए रोल विद रेफरेंसेस टू द हिंदू बृहदारण्यका उपनिषद, बृहदारण्यका उपनिषद को उन्होंने कोट किया है। द बुद्धास फायर सरमन, ठीक है, इसको भी इन्होंने कोट किया है। फिर एंथ्रोपोलॉजिकल और कल्चरल स्टडीज को भी इन्होंने काम लिया है, जिसमें सर जेम्स फ्रेजर की द गोल्डन बो है और जेसी वेस्टन की फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस है। तो इतने सारे रेफरेंसेस इन्होंने लिए हैं, 35 सोर्सेज यूज किए हैं। यानी कहने का तात्पर्य तो ये भी होता है, यदि आपने ये 35 रेफरेंसेस वाले जो वर्क्स हैं यदि आपने पढ़ रखी हो पहले से, तब आपको ये टी.एस. इलियट की पोएम जो है अच्छे से समझ में आएगी। अब बेटा देखो, ऐसा तो संभव है नहीं कि आप सिर्फ टी.एस. इलियट की द वेस्टलैंड को समझने के लिए आप क्या करो, ये 35 सोर्सेज को पढ़ो। ऐसा तो संभव ना आपके लिए ना ही मेरे लिए है ना। लेकिन फिर भी इसको यदि आप गहनता से पढ़ें, एक्सटेंसिवली यदि आप इसको पढ़ते हैं, तो मैं इतना दावा कर सकता हूं कि एग्जाम में एक भी सवाल आपका इससे रिलेटेड गलत नहीं होगा। और इसी नजरिए से हमने ये सारा कोर्स तैयार किया है, जिसमें आपका टी.एस. इलियट भी इंक्लूड है। और बार बार मैं बीच बीच में इस बात को साबित करने के लिए सवाल जो पूछे गए अब तक, उन सवालों को मैं साथ में शामिल करते हुए चल रहा हूं, इसीलिए ताकि आपको यकीन आए कि सर जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसलिए सिलेक्शन होगा यहीं से होगा, और आपको अपनी स्टाइल जो है पढ़ने की वो चेंज करनी ही पड़ेगी।